गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। घूम आए आप? हाँ जी सर। वाह डॉक्टर साहब, आप घूमने का भी टाइम निकाल लेते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। नहीं सर, अगर 4-5 दिन हो गए आए हुए तो 2 दिन के लिए गई थी मैं तो बस। अच्छा, ये हाँ चार जी पांच सर। दिन लगता है आपने थकान उतारी? नहीं नहीं, मैंने ज्वाइन करी थी। आपकी क्लासेस ज्वाइन की है। लास्ट क्लास में ऐसा हुआ था, बार बार कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो फिर एंड में मैंने डिस्कनेक्ट कर दी थी। फिर बाद में मैंने लेक्चर ले लिया था आपका। जी, ठीक है। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब, जय धन्वंतरि। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। शिव शांतेश जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार जाटव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। वेलकम डॉक्टर संयोगिता ग्रोवर जी। डॉक्टर विकास मुझे शायद अभी दिखाई दिए थे, हैं क्या? डॉक्टर निशा। डॉक्टर हाँ जी, निशा नमस्कार आपका। डॉक्टर साहब। डॉक्टर निशा आप। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर विकास तो थे अभी, पता नहीं। हम्म। अ, अ, संयोगिता जी, आप बताइए क्या, कहाँ, क्या क्या कर रहे हैं आप, और क्या सोचकर आपने ज्वाइन किया है? गुड इवनिंग सर। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ जी डॉक्टर संयोगिता। जी जी। सर मैं सर गिदड़बा श्री मुक्तसर साहिब में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में काम कर रही हूँ। तो ओके। सर टू बी बीइंग मतलब बीइंग ट्रू सर, मैंने काफ़ी देर एलोपैथी में किया था स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद में जब मेरे को जॉब मिली तो आई मतलब बेसिकली स्टार्टेड है ना इन आयुर्वेदा। सर ठीक है। प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, बट फिर भी सर मेरे बेसिक्स भी इतने अच्छी तरह मैं कहूँगी कि बहुत क्लियर नहीं है। तो सर मैं ये होप कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ आयुर्वेद में, एंड आई लर्न फ्रॉम यू, है ना। ओके डॉक्टर साहब, वेलकम डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने पहले भी कभी मुझसे कांटेक्ट किया है, क्योंकि जब मैंने आपको मैसेज किया ना, तब मेरे ख्याल से हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैंने किया है आपको 2-3 बार कांटेक्ट। हाँ ना, कुछ मुझे ऐसे। हाँ जी सर। हाँ जी सर, किया मैंने कांटेक्ट आपको, कुछ क्वेरीज थी मेरी तो आपने मेरे को उसके सॉल्यूशन भी बताए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है। जी हाँ जी ठीक है। डॉक्टर निशा। सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए। डॉक्टर माई सेल्फ डॉक्टर निशा। मैं अंडर NRHM पक्का कला डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में कर रही हूँ जॉब। जी। सर वही है, थोड़े बेसिक जैसे नहीं है इतने क्लियर या कुछ भी है, उसी के लिए ज्वाइन किया मैंने भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। और डॉक्टर विकास भी मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर विकास शर्मा जी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइए। जी, मैं डॉक्टर विकास फ्रॉम मेरठ सर। सर मैं पहले एलोपैथ में प्रैक्टिस करता था। 15 बैच है सर मेरा। जी। और अब मैं 6 मंथ पहले ही सर आयुर्वेदा अपने क्लिनिक किया है, खुद का पंचकर्मा सेंटर सरधना मेरठ में ही सर, अपनी सिटी के पास ही। अच्छा, 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 अच्छा। जी जी, बस थोड़ा सर बेसिक का ही है मेनली, और मतलब इतना BMS में भी नहीं पढ़ा है ज्यादा। तो जी अब जी। आयुर्वेद से जुड़े हैं तो सर यही था थोड़ा, वो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। जी।
फिर आपको कैसे लगा कि ये मतलब काफी लोग पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे से जुड़ने का कैसे लगा आपको? सर मैं आपसे इंस्टा रील से कनेक्ट हुआ हूँ सर। अच्छा और अच्छा। मैंने सर सेम टू सेम आपका ट्रीटमेंट 10 से 12 क्या सर 15 पेशेंट को मतलब सेम टू सेम दे चुका हूँ मैं सर। फाइव जी। डेज का ये, 10 डेज का ये, और सर मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं, ऐसा नहीं सर मतलब। और मैंने एक सोराइसिस का, मेरा इंस्टा पे बात भी हुई थी सर एक बार आपसे। हम्म। हाँ मैंने इंस्टा पे भेजा था सोराइसिस का, वो पेशेंट सर बिल्कुल ठीक हो गया ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मतलब सोशल मीडिया भी कोई ऐसी खराब चीज नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो। अच्छी है सर बहुत। अच्छा। एक ये जो है एमओ रिगाने जी हैं, पता नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी डॉक्टर हाँ साहब। सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आपसे बात हुई थी अभी अच्छा अच्छा, कुछ हाँ देर जी हाँ जी, पहले। आपकी शाम को मैं ऑफिस था तो आपकी बात हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, बताइए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ और जी जी मैं पीएससी में काम करता हूँ। जी तो क्या हुआ है कि मेरा बेसिक आयुर्वेद में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता, तो जी। बेसिकली वही सीखना चाहता था और इंस्टाग्राम पर ही आपके वीडियोस देखता था। ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ थोड़ा अपने बारे में कि मैंने मतलब वैसे तो एमडी मैंने बहुत पहले कर लिया था। जामनगर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने। पर आयुर्वेद को अभी भी हम सीख ही रहे हैं, है ना। मतलब मैं ये ऐसा कह दूं कि भाई बहुत कुछ आता है, तो जो मैं पढ़ता हूँ और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ईमानदारी से क्लिनिकल एप्लीकेशन में लाना, बहुत ईमानदारी के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ और मैं कुछ और कर रहा हूँ, इससे मैं थोड़ा सा बचता हूँ। क्योंकि मैं शुरू से जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो ये बता दे चीजें हमें ईमानदारी से कि ये काम कर रही हैं, ये काम करती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम और आप में मतलब मैं सबसे यही कहता हूँ कि हु द हेल आई एम टू टीच यू, आई एम द लर्नर एंड यू आर द बिगिनर। ठीक है। तो हम जो है वो मिलकर सीखेंगे, कोशिश करेंगे। और जो है बात बनेगी। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। क्या होता है कि डिग्री आयुर्वेद को बहुत से लोग जो है ना वो दिक्कत क्या है कि सही तरीके से उसको समझने के लिए लगातार अध्ययन की आवश्यकता है और बहुत कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। और फिर जब जो रिजल्ट मिलते हैं तो वो बहुत ही शानदार मिलते हैं, जब हमको लगता है मतलब अभी हम मतलब यदृच्छ यानी कि ऐसे ही चिकित्सा कर रहे हैं तो भी हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम जब समझ कर अच्छी तरह से, जब हमें समझ में आने लगे हैं, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग, आप जो नए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो अब समझ लीजिए कि अ, वो मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब कुछ वही है ना। 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं लगातार पढ़ रहा हूँ और आपको भी लगातार ही ये सोच के साथ किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 महीने में हम कुछ कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो जाएगा या बहुत कुछ इस तरीके का, मतलब टाइम बाउंडेड तरीके से आप लोग कहीं नहीं पहुंचने वाले। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीका है लोगों को वो करने का कि भाई ठीक है, इतने लिमिटेड समय में आपको बता देंगे, कुछ भी कर देंगे। ठीक है। तो नए लोग जो जुड़े हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि उनको एक तरीके से एक क्लास ऐसी भी ले लूं जो कि बेस शुरू से, जो और लोग भी जान चुके हैं, उनको एक क्लास मैं लगातार आपको बताता चलूं कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। ठीक है ना। क्योंकि सब जो भी नए आए उसने यही कहा कि मेरा बेसिक जो है वो कमजोर है। बेसिक से मतलब ये है हमारा कि हम
क्लिनिकली जो बेसिक पार्ट है आयुर्वेद का उसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, बेसिक को क्लिनिकल से अलग कर देते हैं कि भाई वो पढ़ रहे हैं और वो श्लोक याद करने का, लेकिन श्लोक को किस तरीके से पेशेंट में अप्लाई करना है वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। महाकाशाय प्रकरण में हम चल रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूं आज आपको स्नेहोपग महाकषाय। कौन सा महाकषाय बता रहा हूं आपको? स्नेहोपग। महाकषाय। ठीक है ना। और मुझे बड़ा, वैसे देखो मुझे अच्छा लगता है। क्या होता है कि जैसे कि थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, सॉरी। कि जैसे डॉक्टर कंवल हैं, डॉक्टर रजनी हैं, डॉक्टर अमनदीप जी हैं, अर्जन जी हैं, और भी काफ़ी लोग पुराने हैं, और कुछ लोग ऐसे, डॉक्टर स्वाति त्यागी जी हैं काफ़ी, जो वो क्या होते हैं कि वो अब वो समझ चुके हैं कि वो किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, और किस तरीके से हम चल रहे हैं। कुछ नए बच्चे जो हैं, जैसे कि अभी विभा ने स्नेहो पक्का, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कि जब वो लीड लेना शुरू करते हैं ना कि हमको सीखना है और हम आगे बढ़ के बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक क्या होगा कि आपका मेरे साथ कनेक्शन नहीं बनेगा ना, तब तक हम मिलकर जो है ना वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करना कि एक हमारे बीच में ना एक रिलेशन जो है वो अच्छा स्थापित हो जाए। महाकषाय में स्नेहोपक महाकषाय की बात कर रहे हैं। स्नेहोपक, तो स्नेहन को समझना पड़ेगा पहले, है ना। स्नेहन क्या है? स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देह मलानां विनुहंति संगम। मतलब कि दोष, धातु, मल, स्त्रोतस, आशय सभी को क्लीन करके मृदु करने की क्रिया को स्नेहन कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो ऑर्गन, विसराह, जो कैपिलरीज हैं, उन सबको वो क्या करना है, हमें सॉफ्ट करना है। क्या करना है? सॉफ्ट करना है। दो, यानी कि टिश्यू को हम सॉफ्ट कर देंगे, ऑर्गन को सॉफ्ट कर देंगे, कैपिलरीज को सॉफ्ट कर देंगे, और जो मटेरियल अंदर जो है, जिसको आप दोष कह रहे हैं या फीसिस यानी मल कह रहे हैं, उनको भी हम यदि सॉफ्ट कर दें तो वह क्रिया क्या कहला रही है? स्नेहन कहला रही है ना। दोष, धातु, मल, स्त्रोतस, आशय को क्लिन्न करके, क्लिन्न का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे? क्लिन्न मतलब कि वहां पर हम जो मॉइस्चिंग मॉइस्चराइजिंग यानी कि जो द्रव स्नेह पदार्थ है जो कि द्रव रूप में होता है, उसको ऐड करके उसको सॉफ्ट कर देंगे। ठीक है ना। दोष, धातु, मल, स्त्रोतस, आशय सभी को क्लीन करके मृदु करने की क्रिया को स्नेहन कहते हैं। सबको समझ में आ गई मेरी बात, ये जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर। हाँ यस जी सर। सर। जी सर। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आता है, कुछ रेफरेंसेस को देखते हैं। चरक सूत्र अध्याय 13वां जो अध्याय है वो स्नेहन का अध्याय है। ठीक है ना। जो महाकषाय है वो चरक सूत्र अध्याय 4 में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पढ़ने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए कि जब मैं महाकषाय पढ़ रहा हूं तो पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे ना, तो हमको हम ये जो पहले 30 अध्याय हैं हम इनको क्या कह रहे हैं? सूत्र। क्या कह रहे हैं? सूत्र स्थान। सूत्र कह रहे हैं, है ना। तो जब हम सूत्र कह रहे हैं तो यानी कि ये सूत्र क्या है? ये एक धागा है, और उस धागे में मुझे क्या करना है? चीजों को देखना है, तो पिरोना है। तो दीर्घ जीवनी अध्याय में यदि प्रथम अध्याय में आप देखोगे तो उसमें 4 प्रकार के स्नेह बताए हैं। बताए हैं? यस। बताए हैं ना।
घृत, तेल, तेल वसा वसा और मज्जा। मज्जा, 4 प्रकार के स्नेह प्रथम अध्याय में बतलाए गए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि भाई जो स्नेह करने वाली यवागु जो होती है, स्नेहनी यवागु, बताइए। यस सर। है ना, यस सर। बताइए ना। पहला यस सर। अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, तृतीय अध्याय कौन सा है? तीसरा अध्याय कौन सा है? अर्घ्य अध्याय। अर्घ्य है ना। तो वहां पर भी स्नेहार्थ जो है योग बताए गए हैं, जो कि कुष्ठ में या अन्य जगह जो है वह प्रयोग होंगे। है ना। चतुर्थ अध्याय में हम जैसे महाक्षय। देख रहे हैं, स्नेहो पग महाकषाय है। ठीक है। अब फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर 13वें अध्याय को, या जिसमें स्नेहन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद हम जहां जहां जैसे जैसे जाएंगे, चिकित्सा स्थान में जहां जहां स्नेह बताएगा उसको उससे जोड़ते चले जाएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि अरे देखो ये तरीका है, हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अब वहां पर चरक सूत्र अध्याय 13वां का जो 52 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है, स्वेद्या शोधितव्या रूक्षः वातविकारिणा व्यायाम मद्य स्त्री नित्या स्नेहया सूर्ये च चिंतकाः। क्या कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, स्वेद्या। स्वेद्या मतलब जिसको स्वेदन देना हो उसको स्नेहन करना। ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? जिसको स्वेदन देना हो उसको स्नेहन करना है। ठीक है ना। स्वेद्या शोधितव्या। शोधितव्या मतलब जिसको संशोधन का। प्यूरिफिकेशन करना है, जिसको शोधन करना है, उसको स्नेहन देना। स्वेद्या शोधितव्या। रूक्षम जो ड्राई है ना, जिसका ऑर्गन, जिसकी स्किन जो है वो ड्राई है, उसको क्या करना? उसको स्नेहन देना। स्वेद्या शोधितव्या रूक्षः वायु प्रगुणो मृदुः। पक्ता वायु के गुण जब बढ़ जाते हैं, पक्ता खरत्वम रौक्ष्यम च गात्रस्य, ओ सॉरी सॉरी, हम गलत चले गए। स्वेद्या श्लोक मुझे ना दूसरा याद आ गया। स्वेद्या शोधितव्यः रूक्षः वात विकारिणः। वात विकारण यानी कि जिनको भी वात विकार है, जितने भी वात विकार हैं। अब वात विकार हम कैसे जोड़ेंगे इसको? कैसे जोड़ेंगे? जो 80 प्रकार के वातनानात्मक विकार हैं, एक। फिर अगर आप देखेंगे तो वातज ज्वर एक, वातज गुल्म, ठीक है ना, रक्त पित्त में वात अनुबंध, ठीक है। फिर वातज अतिसार, वातज ग्रणी, इन सब में कहीं ना कहीं स्नेहन की क्रिया लागू होगी। लागू होगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात की नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी यस। सर। सब सबको समझ में आ रही है? किसी को नहीं समझ में आया तो अभी मुझे टोको प्लीज। सर पीपीटी नहीं शो हो रही। अभी मैं डॉक्टर साहब, पीपीटी है नहीं इसमें, इसलिए नहीं शो हो ठीक है सर, ठीक है, रही। ओके सर। ठीक है। ओके सर। सेद्या, एक्चुअली मैंने आज मैं 7:30 7:30 बजे से मैं डॉक्टर कंवल को कहा 7 7:30 बजे में फ्री हुआ आज, इसलिए वो फॉर्म नहीं हो पाई। ओके सर। स्वेद्या स्वेद्या शोधितव्या रूक्ष वात विकारणा। स्नेहन किस किस को देना है? जिसका जिसका स्वेदन स्वेदन करना है, करना देना हो, शोधन करना हो। जिसका शोधन करना है, जो रूक्ष है, जिसका वात वायु का। विकार है। व्यायाम, व्यायाम मद्य स्त्री नित्या स्नेहया सूर्य च चिंतका। यानी कि जो मद्य का सेवन कर रहा है, जो स्त्री सेवन कर रहा है रोज, प्रतिदिन, उसको स्नेहन की आवश्यकता होती है। अब देखो, स्नेहोपक पढ़ने से हमने पहले क्या पढ़ा था कि भाई हमको क्या करना है कि टिश्यूज को, ऑर्गन को क्या करना है, मॉइस्चराइज करके सॉफ्ट करना है, और फिर किनको देना है? जिसको स्वेदन देना है, जिसका शोधन करना है,
जो रूक्ष है, जो जिसको वात विकार है, जो एक्सरसाइज रोज कर रहा है, जो मद्य रोज पी रहा है, जो स्त्री का नित्य सेवन कर रहा है, ठीक है ना, और जो अत्यधिक चिंतन करता है, यानी जो अत्यधिक सोचता है, उसको भी, इंटेलेक्चुअल्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना स्नेहन पड़ेगा? देना है। स्नेहन देना। स्नेहन देना स्नेहन पड़ेगा। करना। अब इसके बाद ये दो पॉइंट समझ में आ गए हैं आप सबको? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। प्लीज अगर आप मुझे कहीं भी टोक कर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम कह रहे हैं कि भाई हमको कैसे मालूम पड़े कि यह असनिग्ध है, ठीक है ना, यानी कि यह स्निग्ध नहीं है, ऐसी कंडीशन, यानी कि असनिग्ध का लक्षण क्या होगा, ये भी हमको चरक सूत्र में महर्षि चरक ने बताया है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? पुरीशम ग्रथितम रूक्षम कृच्छाद अन्न विपच्यते, उरो विदहयते, वायु कोष्ठाद परि उप उप उपरि धावति। यानी कि पुरीशम ग्रथितम, पुरीशम ग्रथितम का मतलब क्या होता है? यदि मल जो है वो बहुत कड़ा आ रहा हो, है ना, ऐसा लगता हो कि जैसे कॉन्स्टिपेशन है, या मल में जो है बिल्कुल भी स्नेहन नहीं है, वो इतना कड़ा आ रहा है कि वो फिशर करने की स्थिति उत्पन्न कर रहा हो, तो हमें समझना चाहिए कि यह असनिग्ध स्थिति है। पुरीशम ग्रथितम रूक्षम, ठीक है ना, कृच्छाद कृच्छाद अन्न विपच्यते, जो अन्न का पाचन है वह कैसा हो? वह मुश्किल से पचता हो, ठीक है। अन्न का पाचन कैसा हो? डिफिकल्ट। जो मुश्किल से मुश्किल से पचता हो। उरो विदहयते, और जो थॉरक्स रीजन है उसमें आपको क्या लगता हो कि ऐसे ना विदाह सा लग रहा हो, है ना। वायु कोष्ठाद उपरि धावती, और वायु जो है आपको बार बार बल्चिंग हो रही है, ऊपर की ओर वायु के गमन के कारण क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक ब्लॉटिंग हो रही है, या छाती में कहीं किधर कहीं दर्द हो रहा है, या गले में दर्द हो रहा है, या शिराशूल हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, कि यूजुअली क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। फिजियोलॉजी में चलते हैं। जो तृतीय अवस्था पाक होता है वो कैसा होता है? कटु अवस्था पाक होता है। कैसा होता है? कटु अवस्था पर। कटु अवस्था, जहां पर हम क्या करते हैं कि वायु जो होता है, मल जो है वो बनता है। जब ये कटु अवस्था पाक कटु गुण अधिक बढ़ जाता है तो वो मल को सुखा देता है, और इस पक्वाशय में क्या होता है? अपान वायु की स्थिति है। ये कैसी है? ये कौन सी वायु है? अपान अपान वायु। वायु। अपान। अपान वायु। तो यानी कि जब मैं कहता हूं पुरीशम ग्रथितम, जब मैं कहता हूं पुरीशम ग्रथितम, तो इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था में अब वायु बिगड़ना शुरू हुई है, ठीक है ना। पुरीशम ग्रथितम यानी अपान वायु कैसी है? जिसमें पृथ्वी और वायु गुण की प्रधानता है, वो बिगड़ेगी। तो अब वो क्या करेगी? क्योंकि वो अधिक रूक्ष हो जाएगा तो अनुलोमन नीचे की ओर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बात मानते हैं आप? हाँ यस जी। हाँ जी। ठीक है। तो जब वो एनस के एनल वर्स से टकराएगी तो उल्टा लौटेगी, लौटेगी। यस सर। ठीक। ठीक इसको है हम क्या सर। कहेंगे? अपान वायु का विमार्गमन, ठीक है। विमार्गमन। ठीक है। फिर मैंने दूसरा वर्ड क्या कहा? कृच्छाद अन्न विपच्यते। क्या कहा मैंने? इच्छादन विपच्यते। यानी कि अब वो अपान वायु जिसको नीचे जाना था, वो ऊपर जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आई। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी वायु है? समान वायु है। कौन सी वायु है? समान समान वायु। समान वायु। और
ये समान वायु ने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर, बिकॉज ऑफ अपान वायु दिस समान वायु इज डिस्टर्ब्ड एंड कृच्छाद अन्न विपच्यते। अन्न जो है वो कैसा हो गया, उसका पाचन सही तरीके से नहीं हुआ, है ना। तो अब समान वायु बिगड़ गई। थर्ड मैंने आपको क्या कहा, उरो विदयते, है ना। अब उर में आ गई बात। उर में क्या है, उर में प्राणवायु और उदान वायु और व्यान वायु, तीन वायुओं का संगम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ जी सर। ठीक हाँ है ना। जी सर। तो उर वायु यानी कि अब समान से ऊपर क्या है, नाभि के पास उरः स्थानम उदानस्य नाभ्य और कंठ एव च वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, है ना। तो अब पहले क्या हुआ कि पुरुष ग्रसित हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अन्न कष्ट से पचा। फिर उसके बाद क्या हुआ, छाती में वेदना होने लगी, है ना, उरो। और फिर सांस लेने में कष्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कफ सूखेगा, है ना। पहले क्या सूखा था, पुरुष सूखा था, फिर अन्न सूखा, और फिर छाती का कफ सूखने लगा, जिससे क्या होने लगा कि आपको लगा यार मुझे तो श्वास की भी प्रॉब्लम हो रही है ना, बोलने में भी कठिनाई होती है, ऊर्जा भी नहीं आ रही है, उदान बिगड़ गई, फिर प्राण बिगड़ गई। कोष्ठाद उपरिधावती, परिधावन का काम कौन करती है, व्यान वायु करती है ना। और अब वो जो ऊपर की ओर गति करने लगी, तो व्यान वायु भी जो है वो कैसी हो गई, पिघल गई। तो इस प्रकार से जब एक श्लोक में आता है तब हमको एक एक करके समझना होता है। पुरीशम ग्रथितम रूक्षम वायु वायु पुरीशम ग्रथितम रूक्षम कृच्छाद अन्न विपच्यते उरोह विदेहते वायु कोष्ठाद उपरिधावती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो। सर इसका रेफरेंस क्या है सर? सुश्रुत चिकित्सा 31। हाँ जी सर, इसमें हाफ श्लोक तो मिल रहा है पर थोड़ा अलग मिल रहा है। अच्छा, वो चरक वाला आप देख रहे हो कि चरक में लिखा हाँ हुआ है हाँ पुरीशम जी सर, ग्रथितम हाँ जी। रूक्षम वायुर्प्रगुणो मुदः पक्ता खरत्वम रोक्षम च गात्रस्य असनिग्ध लक्षणम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी सर। ठीक। अब सबको समझ में आ गया? यस सर। वायु कितने हाँ प्रकार जी की, सर। 5 प्रकार की। वायु कितने पाँच प्रकार की? पाँच प्रकार। अब हमेशा जो नए बच्चे हैं वो याद रखेंगे कि हमको 3 चीजों को देखना है, वात को, पित्त को और कफ को। किन किन चीजों को देखना है? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। हाँ, वात, वात पित्त, पित्त कफ। कफ को देखना है। वात कब देखोगे आप? जब क्रियात्मक परिवर्तन को देखना होगा। फंक्शनल चेंजेस अगर आपको देखने हैं तो आपको क्या देखना है? वात। फंक्शनल चेंजेस देखने हैं तो किसको देखोगे आप? बात। वात। वात। मेटाबॉलिक चेंजेस, ऊष्मात्मक परिवर्तन को देखना है तो किसको देखोगे? पित्त। 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 और स्ट्रक्चरल चेंजेस, रचनात्मक अगर परिवर्तन देखने हैं तो किसको देखोगे? कफ। कफ। कफ को। कफ को। यानी कि क्रियात्मक परिवर्तन अगर होगा तो वात, ऊष्मात्मक परिवर्तन होगा तो क्या? पित्त, पित्त। रचनात्मक परिवर्तन होगा तो क्या? कफ। अब कमाल की बात देखिए, अगर हम चरक पढ़ते हैं तो चिकित्सा अध्याय में ज्वर जो होता है वो कैसा होता है? वातज ज्वर। यानी हाँ कि वो जी। क्या बता रहा है कि जब नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो वात, वेप्थुर विष्णु वेगः कंठोष्ठ परिशोषणम निद्रानाशो शवस्त्रम्बो गात्राणाम रोक्षमेव च, है ना। अगर वही बीमारी जो है वो मेटाबॉलिक चेंजेस से भी हो रही है, ज्वर, पैक्टिक ज्वर, फिर वही बीमारी जो है वह स्ट्रक्चरल चेंजेस से भी हो रही है, कफज ज्वर, और यही बीमारी 2 चीजों से मिलकर भी हो सकती है ना, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। हमको हर, और वही बीमारी तीनों चीजों से भी हो सकती है। और जैसे जैसे वो सिंगल में, डबल में और ट्रिपल में, वैसे वैसे हमारी मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं आपको बात? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वात क्रियात्मक परिवर्तन, तो वात के 5 प्रकार याद रखना आप।
है ना। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। पित्त के 5 प्रकार याद रखना, पाचक, रंजक, आलोचक, भ्राजक और साधक। साधना। और कफ के 5 प्रकार याद रखना। अभी मैं पढ़ाऊंगा सबको एक एक करके कि इसको क्लिनिकल इनका किस तरीके से वो होगा, पर हमको ये 15 चीजों का बहुत अच्छी तरीके से क्लिनिकल एप्लीकेशन याद होना चाहिए। क्लेदक कफ, बोधक कफ, अवलंबक कफ, तर्पक कफ और श्लेषक कफ। ठीक है, ये बात समझेंगे। ये 15 चीजों को हमको क्लिनिकली अप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। यहां तक जो मैं बता रहा हूं सबको समझ में आ गया है, तो मैं आगे चलूं। हाँ जी सर। ठीक यस सर। है, अब हमको ये पता चल गया कि भाई ये असंदिग्ध व्यक्ति है ना, ये असंदिग्ध कंडीशन है। तो अगर मैं किसी को स्नेह देता हूं तो क्या होगा? वात अनुलोम्यम। वायु, अगर अब हम किसी से पूछें, वो कहता है जी गैस बहुत है ना सही तरीके से पास हो जाती है। वात अनुलोम्यम, ठीक है ना। दीप्तो अग्नि। अब इसको बहुत ध्यान में रखना, इस बात को बहुत ध्यान में रखना। इफ यू आर ट्रीटिंग वात विकार, आप किसी भी प्रकार की वात डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें पहला गुण क्या आता है? अब तंत्रकार जो था वह, उसने क्या किया, वो की कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिख रहा है। उसने कहा कि भाई वात के 7 गुण हैं। तंत्रकार ने क्या कहा है? वात के कितने गुण हैं? सात। 7 गुण हैं। ठीक है ना। और पहला गुण कौन सा है? तत्र रुक्षो। तत्र रुक्षो, रुक्ष माने ड्राइनेस। ड्राई। ड्राइनेस, और उस रुक्ष को आप कैसे काउंटर करोगे? स्नेहनस, स्नेह से, है ना। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि अगर वात विकार हो जाए तो वात विकार में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट होगा वो कौन होगा? वात विकार, अगर वात रुक्ष, डिसीज होती है रुक तो क्योंकि बिकॉज ऑफ द रुक्ष गुण, वृक्ष गुण होगा, और उसको हमको ट्रीट करना होगा, तो कैसे ट्रीट करेंगे हम? स्नेहंस, स्नेहन से। तो स्नेहन। अब आप अगर चरक चिकित्सा अध्याय 28 देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा तेल, सहचरादि तेल, धानवंतर तेल, नारायण तेल, विषगर्भ तेल, सारे तेल। फिर घी, तेल घी ये बता रखे हैं। तो वात व्याधि की चिकित्सा क्या है? तेल। है ना, स्नेहन। स्नेहन। क्या है? स्नेहन। वाय स्नेहन, स्नेहन, वाय स्नेहन। रुक्ष रूक्ष रूक्ष गुण को, को कम करना। मुझे गुण, रूक्ष को काउंटर करना है, बिकॉज रूक्ष इज द मेन कल्प्रिट इन वात विकार। दैट्स वाई चरक मेंशन फर्स्ट प्लेस, एट फर्स्ट प्लेस रूक्ष को किसे का? तत्र रूक्षो लघु शीतः। तो आप देखेंगे रूक्ष, फिर उसके बाद लघु और शीत, जितनी भी डिसीज होंगी ये 3 गुण, जो पहले 3 गुण होते हैं वो बहुत ज्यादा वो अपना रोल अदा करते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं शास्त्र को, तो आपको याद रखना है इस बात को कि ऐसे ही नहीं पढ़ना है ना। जैसे कि तंत्रकार कहता है वेप्थुर मिश्मो वेगः, वेप्थुर माने कपकपी, दैट्स द फर्स्ट साइन कि ये वातज्वर है। कैसा है? वात ज्वर कम कर। वातज्वर, वातज, है ना। प्रलापो वक्त कटुता, प्रलाप यदि करने लगे तो पित्त है। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? हाँ जी हाँ सर। हाँ जी। जी सर, यानी कि वो ऐसे ही नहीं कह दिया, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये क्या है? ये साहित्य नहीं है, ये क्या है? ये तंत्र है, चिकित्सा शास्त्र है। यहां पर जो बात कही गई है उसको किस प्रकार से कहनी है और किस क्रम में कहनी है, इसका ध्यान रखा गया है, ऐसे ही नहीं कह दिया गया है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस सर। जी सर। हाँ जी, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं प्राण, उदान, समान, समान, व्यान, अपान। क्या कहते हैं? प्राण प्राण, उदान, दान, समान। समान, व्यान, अपान। प्राण क्या करता है? प्राण माने प्र माने प्रथम, अण माने गति, प्र माने प्रथम गति। प्र माने प्रथम, अण माने गति, है ना। सब में क्या लगा हुआ है? प्राण प्रथम गति, उदान जो कि ऊपर की ओर गति करता है, हाँ प्राण जी। उदान, समान
जो गति को सम कर देता है। व्यान, प्राण, उदान, समान। व्यान, व्यान माने जो परिधि में घूमता है, पेरिफ्री में घूमता है। प्राण, उदान, समान, व्यान। अपान, अप माने नीचे की ओर गति, यानी जो गति नीचे की ओर होती है। द मूवमेंट जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट है, वो क्या, वो डिनोट करती है किसको? अपान। समझ में आ रही है आपको मेरी बात सबको? यस सर। है ना? तो गति और गति की मूवमेंट के आधार पर उन्होंने लिख दिया। अब बाह्य चीज से और अंतः बाह्य वातावरण से जब आप सांस लेते हैं तो प्राण आते हैं, है ना? तो वो जुड़ जाते हैं किससे? अंदर से, तभी हम जीवित हैं। बाह्य लगातार आप सांस ले रहे हैं ना, यस सर। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? ये प्राण आ रहे हैं हमको। क्या आ रहे हैं? प्राण। और फिर ये प्राण का जब महाभौतिक संगठन चेंज होता रहता है, जब इसमें जल गुण आ जाता है थोड़ा सा, तो ये उदान बन जाता है। ठीक है ना? जब इसमें तेज गुण आ जाता है तो ये समान बन जाता है। जब इसमें वायु गुण आ जाता है तो ये व्यान बन जाता है। और जब इसमें पृथ्वी गुण अधिक हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है? अपान हो जाता है। अपान। समझा पा रहा हूं मैं आप सबको? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक है। कोई ऐसा जो कहेगा नहीं मैं बाद में समझूंगा? शालिनी? यस सर। आ रहा है समझ में? जी सर। ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो, नहीं तो मैं आगे चलूं। चलो ठीक। अब हमको क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया, वात अनुलोम्यम, वात अनुलोम्यम, दीप्तो, दीप्तो अग्नि। अब ये दो वर्ड याद रखो। दो वर्ड मैंने कौन कौन से कहे हैं? वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्नि। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये है, क्या करना है आपको? ये चिकित्सा सूत्र है। ये क्या है? चिकित्सा। इट्स ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या है? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अर्श, उदर, ग्रहणी। अर्श, उदर, ग्रहणी। इन तीन चीजों को अगर आपको ट्रीट करना है तो आपको क्या करना है? अपान, अनुलोमन, अग्निदीपन। क्या करना है? अपान अपान, अनुलोमन एंड अग्निदीपन। अग्नि। ठीक है ना? वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्च स्निग्ध असहतम। यानी कि क्या होगा कि वात का अनुलोमन, यानी गैस जो है, अनुलोमन का मतलब क्या? अब ये वात अनुलोमन से आप क्या समझ रहे हैं मुझे बताइए? जिस वायु की जिस तरफ गति उसी तरफ जैसे। शाबाश, वाह डॉक्टर साहब, वाह, वेरी गुड। ये डॉक्टर साहब बड़े बड़े एमडी भी नहीं समझते, आपने समझ ली बात ये। वाह डॉक्टर साहब, गुणी व्यक्ति। गलत बोला सर मैंने, आप नहीं नहीं मजाक डॉक्टर मत। साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली। कई लोग क्या करते हैं, वात अनुलोमन क्या समझते हैं कि वो नीचे की ओर, जिस डायरेक्शन में वात की गति हो रही है, अपान वायु की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नीचे। तो ये अपान वायु का अनुलोमन है। समान वायु की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? वो त्रियक है। त्रियक माने ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स। ठीक है ना? उदान वायु की मूवमेंट कैसी है? ऊपर। अपवर्ड है। अपवर्ड। प्राण वायु की मूवमेंट कैसी है? डाउनवर्ड। और व्यान वायु की मूवमेंट कैसी है? पेरिफेरी। सर्कुलर। ये प्रत्येक वायु का अपना अनुलोमन है। अगर वो गड़बड़ करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? यस सर। राइट सर। वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्च स्निग्धम। वर्च, वर्च, वर्च माने स्टूल। पुरीश। स्टूल, है ना? अब हमको ये भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कहीं पर देखो, कहीं पर आएगा किट, कहीं पर आएगा वर्च, है ना? कहीं पर आएगा मल, है ना? इन सबके अपने मायने हैं। शास्त्रकार ऐसे ही कोई बात नहीं कह रहा। वर्च का मतलब क्या है? जो अब निकलने के लिए तैयार है, वो क्या है? वर्च। ओके। वर्च क्या है? मल को निकलने, जो मल हाँ, निकलने जो के मल बाद। निकल जाएगा वो वर्च। किट्ट कौन सा है? जिसमें अभी जो पड़ा रहेगा, जो निकलेगा नहीं है, जो पक्वाशय में पड़ा हुआ है, और इसमें अभी एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ चीजें बची हुई हैं, वो क्या है? किट्ट। वो क्या है? इट।
किट। और मल क्या है? मल प्रत्येक जगह पर बनेगा, जैसे धातु मल होता है, रस धातु का मल कफ है, रक्त धातु का मल पित्त है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यस यस राइट। सर। ठीक है ना? मल, किट, वर्च। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। है ना? सर तो अब कई बार आप सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो क्या है, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ये पर्याय नहीं है। हमेशा शास्त्रकार या तंत्रकार वहीं पर वो वर्ड यूज करेगा जहां पर उसकी आवश्यकता है। तो वर्च क्या है? कि जो निकलने के लिए तैयार है। वर्चो स्निग्धम, यानी कि जो मल बाहर की ओर अब प्रस्थान करने वाला है वो कैसा होना चाहिए? वह स्निग्ध होना चाहिए। सहतम, सहतम माने वो अच्छी तरीके से वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। मार्दव स्निग्धता च अंगे, यानी कि एक तो सॉफ्ट होना चाहिए, अंचुस होना चाहिए, अंग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्निग्ध होने चाहिए। उपजायते सुस्निग्ध। त्वग क्षय, त्वग विट क्षैथिल्यम, स्किन भी जो है। तो अब हम क्या करते हैं कि आप अपनी आपके पास पेशेंट आए तो उसकी हथेली पर वो जो उसका बाह है उस बाह पर एक लाइन खींच के देखिए। जैसे ही लाइन खींचते हैं यदि वो सफेद लाइन से खींच जाए तो समझ लीजिए कि ये रुक्ष व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? रूक्ष। और आपने सीधी लाइन खींची और आपको लगा कि नहीं कोई लाइन नहीं आई, तो ये कैसा है? स्निग्ध। ठीक है? ओके। सुस्निग्धः त्वग विटक्षैथिल्यम दीप्तो अग्नि मृदुगात्रता ग्लानिर्लाघवम अंगानाम अदह तात स्नेह दर्शनम। तो अब जो सबसे महत्व का काम है स्नेहन में, वो क्या है? कि यदि वर्च, वर्च माने जो मल, जो फीसिस, ये जो स्टूल जिसको आप कह रहे हो, वो जो बाहर निकल रहा है वो कैसा है? वह स्नेह युक्त है। तो समझ लीजिए कि हमारा काम हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। जी ठीक है ना? इसको हम कहते हैं स्नेह दर्शन। क्या कहते हैं? स्नेह दर्शन। स्नेह दर्शन। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो औषधियां स्नेहन कर्म में सहायता करें, जो औषधियां स्नेहन कर्म में सहायता करें उनको स्नेहोपग कहते हैं। स्नेहोपग किसे कहते हैं? जो औषधियां स्नेहन में हेल्प करें। ठीक है ना? तो अब लवण उपहिता स्नेहा स्नेहयन्ति अचिरात नरम तदहि अभिसंधि विष्यन्ति अरूक्षम च सूक्ष्म उष्णम व्यवायी च। यानी कि जो द्रव्य विषंद कारक, विषंद कारक माने फैलाने वाले, विषंद कारक माने फैलाने वाली। स्निग्धता कारक, जो क्या जो करते हैं, जो हमारे शरीर में स्निग्धता या सॉफ्टनेस उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं, जो उष्ण होते हैं। व्यवाई माने तेजी से शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है ना? वे स्नेह के साथ मिलाकर देने से शीघ्रता से स्नेहन करते हैं। इसीलिए जब क्लिनिकल प्रैक्टिस आप करोगे तो घी के साथ यदि आप सेंधा नमक मिला दोगे तो वह 10 गुना तेजी से काम करेगा। कैसे काम करेगा? तेजी से काम करें। क्योंकि 10 times लवण fast। कैसा है? वो तेजी से फैल जाएगा बॉडी में, तेजी हम्म। से। घी को आपने लवण के साथ मिला दिया। इसीलिए अगर आप देखोगे ना 13वें अध्याय में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि लवण प्लस सेंधा नमक तो कफ भी वो जो है वो तेजी से पिघला देता है। लवण जो है वो कैसा करने वाला है? वो पिघलाने वाला है। ठीक है? यस सर। समझ में आ रही है मेरी बात आप सबको? हाँ यस जी सर। सर। ठीक है ना? नहीं मान्या। तो अब स्नेहन कर्म में जो सहायता करे उसको हम क्या कहते हैं? स्नेहोपग। या जो स्नेहन के गुणों की वृद्धि करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्नेहोपग। समझ में आ गई इतनी बात आपको? हाँ जी। हाँ जी। ठीक। तो अब जो स्नेहोपक द्रव्य होते हैं वो विषंदन गुण के कारण स्नेह को शरीर में क्या करते हैं? घोलते फैला हैं। देते हैं। हम्म, ठीक है ना? स्नेह को शरीर में घोलते हैं। हाँ। उष्ण गुण के कारण, उष्ण गुण के कारण स्नेह की धातु से, टिश्यू से, शरीर से मलों में अभिक्रिया होती है। सूक्ष्म गुण के कारण वह
सब जगह सर्वत्र और शीघ्रता से स्नेह सरल करते गति। हैं, और व्याप्ति के कारण, व्यावाई गुण के कारण वो तेजी से फैल जाते हैं। समझ गए इतनी बात आप? हाँ सर जी। यस सर। ठीक, ये हो गया। ये क्या हो गया? स्नेहोपक द्रव्य की प्रॉपर्टीज। स्नेहोपक द्रव्य की प्रॉपर्टीज। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था कि जिन पेशेंट्स को जॉइंट रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया गया है, किन पेशेंट को जॉइंट रिप्लेस जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या किया गया है, सजेस्ट किया गया है कि भाई आप अपना घुटना बदलवा लीजिए जी। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि क्या कह रहे हैं वो, जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्या कह रहे हैं वो, जॉइंट 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 रिप्लेस। रिप्लेसमेंट, यानी कि संधि स्थान को बदलना है। मर्मानी अस्थि संधयो अस्थि संयोगा संयोगात उपनिबद्धाच स्नायु कंडरा। अब जो ज्वाइंट होता है उसमें क्या होता है, एक तो बोन का बोन्स के साथ रिलेशन होता है, अस्थि अस्थि संधयो अस्थि संयोगात। ठीक है ना? अस्थि का अस्थि के साथ संबंध होता है। ठीक है, ऐसे ठीक और समझ उसके गया। साथ क्या होता है, टिश्यू। लिगामेंट होता है और टेंडन होता है हाँ ना? जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और अब आपको आपको क्या होता है, सबसे पहले संधिशूल होता है। क्या होता है कि भाई आपके घुटने में दर्द हुआ, आप क्या कहोगे कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। जब हाँ जी। संधिशूल कहेंगे तो ये क्या हो गया, ये मध्यम रोग मार्ग हो गया। कैसा हो गया? मध्यम मध्यम रोग। रोग मध्यम मार्ग। रोग। और जॉइंट कैसे बन रहा है, स्नायु से, कंडरा से और अस्थि से। किस किस से बन रहा है? स्नायु स्नायु कंडरा। कंडरा कंट्रास्ट। से। और अस्थि। स्नायु से, अस्थि। कंडरा कंडरा से से और और अस्थि अस्थि से। से। जो कंडरा है वो रक्त की उपधातु है। कंडरा क्या है? रक्त 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 की की उपधातु। उपधातु। रक्त। कंडरा क्या है? रक्त रक्त की की उपधातु। उपधातु। की रक्त की उपधातु। उपधातु। स्नायु किसकी उपधातु है? मेद की। किसकी धातु है, उपधातु है? हम्म। मेद। मेद की। मेद मेद की। की। और अस्थि धातु का पोषण कौन करता है? वायु। मेद धातु। मेद धातु करती है। मेघा। और मेद क्या है? स्नेह। मेद क्या है? स्नेह। स्नेह। नहीं। सही है, हाँ जी। ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बिफोर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्या करना है, पहले तो हम देखें कि ये ज्वाइंट किससे बना होता है। तो मैंने देखा अस्थि, संधि, स्नायु, अस्थि, स्नायु, कंडरा। कंडरा। और जब उसमें हम, रोगी क्या कहेगा, मुझे संधिशूल हो रहा है डॉक्टर साहब। हम्म। संधिशूल क्या है? मध्यम रोग की व्याधि। कंडरा, कंडरा रक्त की उपधातु है। स्नायु मेद की उपधातु है। और अस्थि धातु का पोषण मेद पर निर्भर करता है। और मेद जो है वो स्नेह है। कैसे स्नेह है? स्वतेजो, स्वतेजो अंबु गुण, स्वतेजो अंबु गुण स्निग्ध उदरिक्तम मेदो अभिजायते। मेद की उत्पत्ति कैसे होती है? तेज और जल से। कि जो रक्त का तेज गुण है और उसमें हम्म। अंबु गुण होता है, रस, रस, रस। रक्त और मांस। मांस। मांस से मेद की उत्पत्ति होती है ना कि नहीं? हाँ जी। तो स्वतेजो, अब उस मांस में जो अग्नि है और उसमें जो जल गुण है, उसमें जब स्निग्ध की अधिकता होती है तो क्या बनता है? मेद बन जाता है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। पर प्र, पृथिव्य अग्निला अग्नि अनिलादीनाम संघात स्व ओष्मणा कृत। अब इसमें क्या होता है कि पृथ्वी, अग्नि और वायु का संघात होता है, तब मेद, और फिर मेद से अस्थि बनती है। ठीक है ना? कैसे इसको समझना, थोड़ा ध्यान से सुनना। दही से हम तक्र निकालते हैं
और मक्खन निकालते हैं, है ना कि नहीं? हाँ हाँ जी जी सर। है ना? हम्म। तो ये कंडीशन कौन सी? ये है संघात स्व ऊष्मनाकृत, यानी कि स्वतेजो अंबु गुण स्निग्ध। यानी कि मैंने क्या किया कि मैंने ना वो किसको हम तेजी से मथते हैं तो मक्खन निकलता है, किसको मथेंगे? दही को। दही को। तक्र मंथन करते हैं तो मक्खन टक्कर को। निकलता है ना? टक्कर। ओके। अच्छा, अब जो जो मंथन कर रहे हो वो किससे करते हो? दंड से। किससे करते हो? दंड से। दंड। दंड ये से। दंड जो है ये कठोर होता है या पृथ्वी है? हाँ जी। और फिर जब आप इसको जोर जोर से रगड़ोगे तो तो हीट मंथन निकल। होगा। हम्म। तो ये मंथन घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, हाँ जी। पृथ्वी अग्नि। और आप हाँ जोर जी। जोर से हिला रहे हो, ये क्या है? अनिल। मंथन मंथन की क्रिया क्या है? अनिल। वायु की क्रिया। वायु। वायु उत्पन्न हो रहा है ना? जी हाँ सर। जी यानी सर। कि दंडक, मंथन और मंथन, हम्म। पृथ्वी, अग्नि और अनिल। और तो क्या निकला? तक्र निकला। क्या निकला? हम्म। हाँ। टक्कर। तो इसी तरीके से जब हम मांस और मेद को अच्छी तरीके से ऐसे रगड़ने लग जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो स्नायु और मेद निकलता है जो कि ज्वाइंट का निर्माण करता है। तो हम क्या करेंगे कि अब मेरा काम क्या होगा कि रक्त प्लस मेद पाचक को मक्खन के साथ देना है। रक्त पाचक और मेद पाचक किसके साथ दोगे? मक्खन। मक्खन के मक्खन साथ। के साथ। और संधानीय महाकषाय और श्रोतहर महाकषाय प्लस स्नेहोपक महाकषाय, 3 महाकषाय। कौन से 3 महाकषाय लोगे? संधानीय महाक्षय। और स्नेह। श्रोतहर प्लस स्नेहोपक। ठीक है ना? अब जैसे आप ये कह सकते हो कि सर संधानीय महाकषाय नहीं लेना चाहता मैं, है ना? हम्म। कह सकते हो ना? अब तो संधानीय महाकषाय में जो 10 ड्रग है ना, जैसे कि पाठा है, समंगा है, लज्जालू है, इनमें से कोई एक ड्रग ले लिया आप। ओके। श्रोथर में से दशमूल ले लिया आपने, और स्नेहोपग में हम्म। आपने मृदुका ले ली। संधानीय, श्रोथहर प्लस स्नेहोपग जब तीनों हम्म। को मिला के दोगे तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट की क्रिया में सहायता करेगा। क्या मैं समझा पाया आपको ये बात? यस सर। यस। यस। थोड़ा सा कठिन हो गया ना? हाँ जी। पर फिर भी थोड़ी बहुत तो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आई होगी बात कि नहीं? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। हाँ जी। ठीक। एक बार फिर से समझना हम्म। थोड़ा सा। हम क्या समझ रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको तरीका कौन सा बताया कि अपन जो है वो क्या कर रहे हैं कि दही। स्नायु बनाने की कोशिश टक्कर का स्नायु बनाने की मंथन कर। कोशिश कर रहे हैं। हाँ बस। जी। बस। हाँ हम क्या जी। हाँ बनाने जी। कर रहे हैं? स्नायु कंडरा हम्म। बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनाने हम्म। कर रहे हैं? कि जैसे दही से तक्र और नवनीत को अलग किया जाता है, उसको हम क्या हम्म। कह रहे हैं? संघात स्व ऊष्मणाकृत। अब वो हम्म। क्या कह रहा है? स्वतेजो अंबु स्निग्ध। इसको मैंने क्या कहा? नवनीत। स्वतेजो अंबु गुण स्निग्ध। अंबु गुण हो और स्निग्ध हो, ये क्या है? तक्र है। ये क्या है? तक्र। सॉरी, मक्खन है। नवनीत वो क्या है? नवनीत। सर रिपीट। नवनीत माने मक्खन। हम्म। हम्म। फिर मैंने आपको समझाया कि उसको कैसे करना है, कि आपने वो इस ये क्रिया होगी कैसे? ये क्रिया कैसे होगी कि दंडक लगेगा, अग्नि लगेगी और अनिल लगेगा। दंडक हम्म। पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। जो मंथन हम्म। की क्रिया है, यानी कि जब आप रगड़ोगे तो अग्नि उत्पन्न होगी, हम्म। और वो जब आप रगड़ रहे हो तो वायु उत्पन्न हो रही है उससे। ठीक है हम्म। ना? तो हम्म। इसी प्रकार से रक्तपाचक प्लस मेद पाचक को नवनीत के साथ, नंबर दो हम्म। संधानीय, शोथहर और हम्म। स्नेहपक को हम्म। मिलाकर जब आप देते हो तो यू कैन अप्लाई इन इन दी केसेस ऑफ द ज्वाइंट रिप्लेस। ज्वाइंट। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना? अब मैं कल आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा कि इन दवाइयों को रखूंगा मैं आपके सामने, है ना? ज्वाइंट ओके। रिप्लेसमेंट में कि ये ऐसे ऐसे दे रहे हैं तो किस तरीके से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है। पर यहां तक तो मैं समझा पाया हूंगा, आपके दिमाग में आ रही होगी कि बात ये जो कह रहा है कुछ हद तक तो समझ में आ रही है। हाँ जी। किसी हाँ के जी।
है ना? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि हमको स्नायु बनाना है तो हमको मेद चाहिए होगा, ये बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, और कंडरा बनाना है तो मुझे रक्त धातु चाहिए होगी, ये बात भी समझ में आ रही है। जी हाँ सर। जी, हाँ जी, और मेद का पोषण करूंगा तो अस्थि बन जाएगी, ये भी समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और जो स्नेहोपग द्रव्य हैं उनमें मेद होता है ना? हाँ जी, यस हाँ सर। जी, हाँ जी। चलो, धन्यवाद। एक्सक्यूज मी मैंने सर। कुछ, हाँ जी। सर संधानीय जो द्रव्य होंगे उसका क्या रोल रहेगा जॉइंट रिप्लेसमेंट? संधान, डॉक्टर साहब, संधान एक से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कह रहे हैं ना हम। संधान का मतलब क्या होता है? हमने क्या कहा? ज्वाइंट कैसे बनेगा? ज्वाइंट कैसे बनेगा? अस्थि हाँ, संयोगात तत्र उपनिबद्धात च। यानी कि भाई स्नायु को कंडरा, कंडरा को अस्थि, अस्थि को अस्थि से जुड़ के रहना है। जुड़ना क्या होता है? संधान सर। हाँ कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है ना? अभी अपन लोगों का क्या हो रहा है? संधान सर। हाँ। और संधान कैसे होता है? स्नेह से। जब एक दूसरे के प्रति प्यार होता है तभी तो आकर्षण होता है कि नहीं? यस सर। हाँ है जी ना? सर। स्नेह होगा, एक दूसरे के प्रति अफेक्शन होगा, तभी आदमी एक से दूसरा जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अपन दीवार बना रहे हैं, है ना? तो ईंट रखते हैं, वो कैसा है? वो पृथ्वी है। उसके बीच में हम गारा लेते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, मिट्टी मिलाते हैं, गारा मिला के वो मेद बना देते हैं और फिर उसको ईंट को ईंट से जोड़ देते हैं। स्नेह जोड़ना पड़ता है तभी ईंट ईंट से जुड़ती है कि नहीं? हाँ जी, और फिर हाँ वो जी क्या बन सर। जाती है? दीवार बन जाती है। हम्म। अब हमें ऐसे ही ज्वाइंट बनाना है, ठीक है? ओके सर। ओके। तो ज्वाइंट बनाने के लिए स्नेह का अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है ना? हाँ संधान की आवश्यकता है। ओके। जुड़ना पड़ेगा आपने। देखो अपन ने आज कुछ लोग जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? हाँ जी। चलिए, धन्यवाद आप सर सभी का। सर एक कल एक मिलते हैं। क्वेश्चन था सर। थोड़ा सा इसको मैं समझाना शुरू करूंगा। हाँ, गुरप्रीत सिंह जी कुछ पूछना सर चाहते सर वो स्नेह से आया सर, जैसे हम ना पेशेंट का अक्षितर्पण करते हैं हैं। तो कई पेशेंट सर कंप्लेन ये बोलते हैं कि उनका लेंस ऑलरेडी डले होते हैं सर। जी 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 तो जी। उस कंडीशन में सर अक्षितर्पण में कोई दिक्कत तो नहीं होता सर? देखिए डॉक्टर साहब, वो तो आप कैसे, आप इस बात को समझिए ना। वो तो हम्म। लेंस जो है, अगर वो तो वो उस पर काम ही नहीं होगा कोई। हाँ वही, मैं काम नहीं होगा तो सर वहाँ उस जगह पे करने का फायदा नहीं है कोई कोई, कोई है ना? फायदा नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर। कोई फायदा ठीक है सर। ठीक है सर। नहीं। ठीक। चलो, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे पढ़िए। और मैं एक बात पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को, जो नए हैं या पुराने हैं। अगर किसी को लगता है कि किसी हम लिमिटेड समय के लिए 2 या 3 महीने में, महीने में, वो आपकी इच्छा है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि बाउंडेड तरीके से ये आदमी पढ़ाने वाला है या इस तरीके से पढ़ाएगा कि जैसे ना वो कुछ लोग जो है वो आयुर्वेद आचार्य बनाते हैं, कुछ योद्धा बनाते हैं, कुछ आयुर्वेदा वीर बनाते हैं, ऐसा। मैं कोशिश ये करूँगा कि अ, आप एक आयुर्वेद के शिष्य अच्छी तरीके से बन जाएं, ए गुड स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है ना? गुरु बनना ऊपर वाले के हाथ में है, वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि जो आखिरी अध्याय है वो कौन सा अध्याय है? आखिरी आखिरी स्थान जो है वो क्या है चरक सिद्धि का? स्थान, सिद्धि जी स्थान। सर। तो जो सिद्धि को प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? गुरु बन जाएगा। गुरु बन जाएगा। तब तक की यात्रा क्या है? बहुत कठिन है। कठिन है। और वो एक छात्र की है। थैंक जो यू। एक बहुत अच्छा छात्र है वो ही एक अच्छा गुरु होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना? इफ यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, यू नेवर बिकम ए गुड गुरु। सो बी ए गुड स्टूडेंट। बी ए बाकी गुड तो फिर टीचर। ईश्वर के हाथ। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।